राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना या डी ऑप्शन अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ए बड़े चोर, बी आधे चोर, सी पुलिस की लापरवाही या डी ऑप्शन 8 बड़े चोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस की लापरवाही। ठीक है, ये जो है ना, इसका विशेषण विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती या डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली जो थी वो कुंदन लाल सहगल द्वारा अभिनीत की गई थी, दूसरी जो थी उसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत है, और जो तीसरी मूवी है उसमें क्या है, शाहरुख खान है और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय द्वारा ये अभिनीत की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा के? बिहारी, बी पहाड़ी, सी ऑप्शन कन्नड़ या डी राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। गाय, गाय क्या करती है? गाय भिनभिनाती या रंभाती है? तो ये गाय रंभाती है। ठीक है, मक्खियाँ क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं, मेंढक टर्राता है और कोयल कूकती है। तो देख लेते हैं कि पहले का बड़ा है ना, तो किस ऑप्शन में ये दिख रहा है? ये हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। दूसरा छोटा, ठीक है, तीसरा जो है बड़ी, और फिर ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए स्वर, बी लिपि, सी ध्वनि या डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिपि। ठीक है, लिखित भाषा के लिए जो मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह है वो लिपि मान लिए गए, लिपि में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा? ईसरा, बी ऑप्शन रा, सी ऑप्शन है सरा या डी ऑप्शन आ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा? सरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। बी प्रस्तर, बी जामुन, सी तैल या डी ऑप्शन पौत्र। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जामुन। ठीक है, और अगर जामुन का तत्सम शब्द अगर कहे तो वो क्या होगा? जम्बू फल। ठीक है, बाकी प्रस्तर, तैल और पौत्र जो है वो तत्सम शब्द ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ए मैं तुमको कुछ कहता है, बी ऑप्शन है मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, या सी ऑप्शन प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, या फिर तुम्हारे को जाना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी मैं तुमको कुछ कहता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? मैं तुमको कुछ कहता का है, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। और मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, यहाँ पर जो है ना मैं नहीं मैं होना चाहिए। बाकी तुम्हारे को जाना है तो फिर तुम्हें जाना है, ये इसके शुद्ध वाक्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1893 ईस्वी में, बी 1900 में, सी ऑप्शन 1903 में या डी ऑप्शन 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अगला है प्रश्न। संकेत वाचक अव्यय नहीं है, यद्यपि, तथापि, तब या ताकि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेत वाचक अव्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ताकि। ठीक है, तो ताकि क्या है? ताकि है उद्देश्यवाचक अव्यय। ठीक है,
ये संकेतवाचक नहीं है, ये है उद्देश्यवाचक, और बाकी जो भी हैं वो संकेतवाचक हैं। और ये सभी जो है ना वो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें पुल्लिंग शब्द है ए गरीबी गर्मी और बीमारी, बी लाश तलाश कोशिश, सी प्रार्थना दया कृपा, ये डी ऑप्शन पानी घी दही। तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पानी घी दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है घर आप पहाड़ या फिर नदी। तो इसका राइट आंसर है सर्वनाम है ऑप्शन नंबर बी आप। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, बाकी घर पहाड़ नदी जो है वो है संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? ए श्यामा, बी रविसुता, सी कालिंदी या फिर डी जानवी। तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जानवी। ठीक है, जानवी जो है वो किसका है? वो गंगा का पर्यायवाची है। बाकी यमुना का श्यामा, रविसुता, कालिंदी इसके पर्यायवाची यमुना के, जानवी गंगा का है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ए ऑप्शन है चा, बी जा, सी झा या डी ढा। तो निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ऑप्शन नंबर ए चा, अपने वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो भी होता है वो आघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस रस को रस राज कहा गया है? वीर रस को, हास्य रस को, करुण को या फिर श्रृंगार रस को। तो जो रसों का राजा है ना वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज आकाश में छाए हैं क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो आकाश में क्या छाए हैं? बादल छाए हैं। तो बादल का क्या होगा? जल। ए ऑप्शन है जलज, बी जलधि, सी जलद या डी ऑप्शन नीरज। तो जलद का पर्यायवाची बादल का ही पर्यायवाची है जलद, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, जलद मीन्स बादल ही होता है। बाकी जलद जो है ना, जलज और नीरज वो है कमल के पर्यायवाची, और जलधि क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या फिर डी ऑप्शन सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अव्यय। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ए विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या सी ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य है, या डी ऑप्शन विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, इसमें प्रश्न किया जा रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का क्या वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक वचन। जनता जो है वो एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए निषेच, बी है नीलेश, सी विशेष, या डी ऑप्शन निस्तेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी निस्तेज। ठीक है, अगला प्रश्न है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए धोबिना, बी धोबिन, सी धोबिने, या फिर डी धोबिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धोबिन। अगला प्रश्न है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। ए केशरी श्रदूल मृगेंद्र, बी है केशरी अहेरी मगेंद्र, या सी ऑप्शन केशरी पचानन मग्र मृग, या फिर डी ऑप्शन केसरी पंचानन मर्गेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए केशरी श्रदूल और मृगेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी का राम राज्य का स्वर्ण आज तक नहीं हुआ। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। आकार, निराकार, सी ऑप्शन साकार है, या डी स्वीकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साकार। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? ए माँ, बी ला, सी पा या डी ऑप्शन ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ला। ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ दांतों के पिछले भागों को, इसमें जो पिछले भाग को छूती है, स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित करके उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन है सांस्कृतिक जागृति के पीछे, बी है राष्ट्रीय, सी है जागृति आती है, डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पर त्रुटि है पीछे। ठीक है, के पीछे, ये होना चाहिए के बाद, संस्कृति जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा क्या करते हैं? ये गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ मासूम कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान, ला है राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, तब मन, वाह है निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रा वा या ला, बी है या ला रावा, या सी ऑप्शन ला रा यावा और डी बा या लारा। तो इसका चलिए व्यवस्थित क्रम देख लेते हैं। पहले के बाद क्या आएगा? गांव में या आएगा, गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ, फिर छाछ के बाद आना है ला, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, मन तब मन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर रा, महसूस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान, और फिर आएगा निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो देख लेते हैं या ला रावा किस ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में या ला रावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ए कवित्री, बी विभीषिका, सी प्रशंसा या फिर प्रशंसा या फिर डी ऑप्शन ज्योत्सना। तो ए बी और डी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध है। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रशंसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है क्या? ए जातिवाचक, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है महाधन ऋषि, बी महाधन ऋषि या फिर सी ऑप्शन है महधन ऋषि या फिर डी ऑप्शन महाधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाधन ऋषि। ठीक है, छोटा या बड़ा, जब छोटा और बड़ा आता है, ठीक है, और प्लस उसमें धन, उसमें क्या हो ऋण हो, तो क्या हो जाता है? उसका बराबर अर हो जाता है। ठीक है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो वो क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये?
ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी केशवदास की, या फिर डी ऑप्शन सूरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्तियाँ जो भी हैं वो ऑप्शन नंबर बी कबीरदास की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ठीक है, ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र है, बी ऑप्शन है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, या सी ऑप्शन वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, या डी ऑप्शन है नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र। ठीक है, नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरहन दिने अस्त भय प्रगटित भई निरखी राम राकेश उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है रूपक अलंकार, बी पुनरुक्ति अलंकार, सी विरकोक्ति अलंकार, या डी ऑप्शन उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, या डी ऑप्शन खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवधी। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरै अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी भयानक रस, सी वात्सल्य रस, या डी ऑप्शन शांत रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस। ठीक है, इसमें जो किसका इसमें चित्रण किया गया, इसमें बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, और वात्सल भाव के जागृत होने पर ही यहाँ पर वात्सल्य रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ए विदेशस, बी देशस, सी तत्सम, या डी ऑप्शन तद्भव। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देशस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेड़ा पार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? योजना में सफल होना, बी योजना में असफल होना, सी नदी पार कर लेना, या डी ऑप्शन हथकड़ी खुलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना योजना में सफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास है, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, या डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दशानन यानी कि 10 सिरों वाला, 10 आनन है जिसके अर्थात किसके हैं? रावण के है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, या फिर बी ऑप्शन उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, या फिर सी ऑप्शन गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, या डी ऑप्शन उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार बराबर क्या है? ए ऑप्शन तिरस धनकार, बी है तिरा धनकार, या सी ऑप्शन ती धनकार, या डी ऑप्शन तिर धनकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरस्कार का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी तिराधन कार। ठीक है, ये विसर्ग संधि है, और जब विसर्ग के बाद
ये विसर्ग के बाद जब का वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तो उसका विसर्ग किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है। ठीक है, सा में बदल जाता है। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भभूत का तत्सम क्या होगा? ए विभूति, बी है भभूति, सी है बभूति या फिर डी ऑप्शन बभूति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विभूति। ठीक है, भभूत का तत्सम शब्द होगा विभूति। सभी इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑप्शन DDT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग? जी ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, सी जल में या डी ऑप्शन किसी अन्य ग्रह पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जल में। ठीक है, पृथ्वी जीव की उत्पत्ति जो हुई है सबसे पहले वो जल में हुई है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये कथन का सत्यापन किसने किया है? ए लुई पास्चर से, बी वान हेलमॉन्ड ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने या डी ऑप्शन है ओपेरिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग? जी ऑप्शन नंबर डी ओपेरिन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ए फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से या डी ऑप्शन फलों से। तो किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है बताइए सभी लोग? कॉफ़ी जो है हमें बीजों से प्राप्त होती है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, बीजों से। अगला प्रश्न, निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में, बी तंबाकू की पत्ती में, सी कॉफ़ी के बीजों में या फिर नीम के पानी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोटीन जो है ना वो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला है, कीट भक्षी पौधा है? ए अमरवेल, बी ड्रोसरा, सी गुलाब, डी ऑप्शन है नागफनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कीट भक्षी कौन सा है पौधा? ड्रोसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ए वॉटसन एवं क्रिक को, बी है डॉक्टर AG खुराना को या सी ऑप्शन रॉबर्ट हुक को या डी ऑप्शन बिग्रस एवं किंग को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिग्रस एवं किंग को। ठीक है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बिग्रस एवं किंग को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी खुराना या डी मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं वो कौन है बताइए जल्दी से? डी मेंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आलू क्या है? ए जड़, बी तना, सी फल या फिर बीज। तो आलू क्या होता है बताइए? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर बी तना। ठीक है, आलू क्या है? ऑप्शन नंबर बी तना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया है? ए लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने या लिस्टर ने या सॉल्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ए टीबी पर, ठीक है, बी कैंसर पर, सी जोड़ों के डिसऑर्डर पर या डी ऑप्शन मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से देने की कोशिश करिए। जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीबी पर। ठीक है, टीबी पर जो है ना वो काबू पा लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लोगों की वसा में कितना पाया जाता है? ये ए ऑप्शन 1 से 12 ppm dt या फिर बी ऑप्शन 1 से 30 ppm ddt
या फिर सी ऑप्शन है आपका 31 से 50 ppm DTT, या फिर डी ऑप्शन है DTT बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 से 30 ppm DTT। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है एक टॉक्सिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक क्या होती हैं? दवाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? ए खमीर, बी लैक्टोबैसिलस, या सी ऑप्शन राइजोप्स, या फिर डी ऑप्शन राइबोजियम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए। जी ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। ठीक है। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। ए मैड काउ डिजीज में, या फिर बी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू में, या सी कॉमन फ्लू में, या डी ऑप्शन रेबीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वाइन फ्लू में। ठीक है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित स्वाइन फ्लू में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशफावॉल, सी डी ऑप्शन है ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी रडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क, या डी ऑप्शन यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। मनुष्य में जो एफ्लॉटॉक्सिन होता है खाद्य विषाक्तन, तो उसके द्वारा क्या होता है सामान्यतः प्रभावित? यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में, या B12 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन में कोबाल्ट किस, तो विटामिन B12 में होता है। इसका यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से जो रक्त दाब का मापक यंत्र है वो कौन सा है? ए स्फेरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी जिनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ए स्फेरोमीटर, बी है एनीमोमीटर, या फिर सी ऑप्शन स्फिग्मोमेनोमीटर, या डी है आमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम का, बी लोहे का, सी तांबे का, या डी ऑप्शन एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ठीक, अगला प्रश्न है। लोलक की जो काल अवधि है उसका टाइम पीरियड क्या है? ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, या डी ऑप्शन तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि क्या है? बताइए काल अवधि इसकी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है इसकी काल अवधि। ठीक है, लोलक की। अगला प्रश्न तरफ संकेत करती है? ए पूर्व की तरफ, बी पश्चिम, सी उत्तर की तरफ, या डी ऑप्शन आकाश की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ठीक है, चुंबकीय सुई जो है ना वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी ऑप्शन है हमारा परमाणु को उद्वेलित करके, या फिर डी ऑप्शन अणुओं को दलित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, या डी ऑप्शन चंद्रमा से। तो इसका राइट आंसर कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, बी ऑप्शन है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या सी ऑप्शन रसोई गैस से। आंसर क्या होगा? एक प्रिज्म से जो है ना रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जब बीच में होता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 23 दिसंबर को, बी 23 सितंबर को, सी ऑप्शन है 23 जून को, या डी ऑप्शन 23 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। ए 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी ऑप्शन है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, चलिए माँ व्यंजन कैसे व्यंजन है? ए दंत व्यंजन, बी ओष्ठ व्यंजन, सी तालव्य व्यंजन, या डी ऑप्शन कंठ व्यंजन। तो आप सभी लोग बताइए कि ये कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें। तो पा वा भा मा कैसे ऑप्शन है, कैसे है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का अवलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? ए देवता, बी पुत्र, सी गुरुजन, या फिर डी ईश्वर। तो देखिए यहाँ पर ये सभी मिलते जुलते हैं ना, देवता, गुरुजन, ईश्वर, ये सभी भक्ति रस इसमें हो सकता है। और किस में नहीं हो सकता है? बी पुत्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से इसमें भक्ति रस नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? ए अस्तु, बी अजन्मा शत्रु, या फिर सी ऑप्शन अजात शत्रु, या फिर अज्ञात शत्रु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए शिखी, बी शापक, सी विभावरी, या फिर डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट है, डी मत्स्य। ठीक है, अगला प्रश्न। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए धनिष्ठता, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठता, या डी ऑप्शन घनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? ए मैं हम, बी तू तुम, सी वो वे, या फिर डी ऑप्शन इससे इन्होंने। तो क्या होना चाहिए इसका? जो उत्तम पुरुष वाला कौन सा जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए मैं और हम। ठीक है, मैं और हम, ये जो है ना किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये शब्द जो है ना अपने लिए बोले जाते हैं। ठीक है, और इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कटोरे भर उसमें खीर खाई
कटोरे कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा है? ए कटोरे, बी भर, सी उसने या डी ऑप्शन खाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी आता है, ये वाक्य बहुवचन में होता है कैसे? ए हाथियों आता है, क्या कहेंगे? बी हाथी आते हैं, सी हाथियाँ आती हैं या डी हाथी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथी आते हैं। ठीक है, हाथी आता का बहुवचन हाथी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? ए आबिद सुरती, बी अनंत पाई, सी अनिल कुमार या डी ऑप्शन प्राण कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग जी? ऑप्शन नंबर डी प्राण कुमार शर्मा। ठीक है जी, चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा? ए गरम, बी किनारा, सी खूटी या फिर डी ऑप्शन नैपुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी किनारा। कुल का अर्थ है वंश, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल। कुल का क्या अर्थ होता है? किनारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ए गहराई, बी गहराना, सी गहराई या डी ऑप्शन गहरा। तो गहरा का भाववाचक क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाववाचक है गहराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ए विजय, बी पराजय, सी पर विजय या फिर डी ऑप्शन पराजय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पराजय। जय का निम्न में से सही विलोम क्या है? पराजय। ठीक है, अगला है देशभक्ति में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न है। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद है? ए अनुभाव के, बी संचारी भाव के, सी विभाव के या डी ऑप्शन स्थायी भाव के। तो किसके हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुभाव के। ठीक है, तो यहाँ पे ए अनुभाव राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं? ए उलूक, बी कूप, सी ओझा, डी पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी ओझा। ठीक है, ओझा जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन या डी अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है? ऐतिहासिक शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज, ये विशेषता ही तो बता रहे हैं ना संज्ञा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ए सहारा और शीघ्र, बी शीघ्र और सहारा, सी आश्रम और देर या डी सहारा और देर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहारा और शीघ्र। ठीक है, अवलंब मीन्स सहारा और अविलंब मीन्स शीघ्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किनारे के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए तट तर कगार, बी तट तीर कगार या सी ऑप्शन तट तीर कगर या डी ऑप्शन है तट वीर कगार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर बी तट तीर कगार। ठीक है, किनारे के लिए सही पर्यायवाची जो है वो तट तीर और कगार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़िए। ए वर्णमाला, बी सर्वनाम, सी अक्षर या डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग बताइए, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वर्णमाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्या है? क्रमशः ए कर्म करण, बी कर्ण और संप्रदान, सी कर्ता कर्म या डी ऑप्शन संबंध और कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता और कर्म। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, कर्ता है और फिर कर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण हमारे हो गए कर्ता और कंस हो गए कर्म। चलिए अगला देखते हैं। जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ क्या होगा? ए भगड़, बी जगड़, सी तगड़ या डी ऑप्शन यगड़। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी जगड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? ए वाह कितना सुंदर दृश्य है, बी ऑप्शन वाह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, या डी ऑप्शन वाह क्वेश्चन मार्क कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए आप सभी लोग जी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ए महोधन उत्सव, बी महाधन उत्सव, या सी ऑप्शन महीधन उत्सव, या डी ऑप्शन महाधन उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी महा उत्सव। ठीक है, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महोत्सव हो गया। ठीक, और ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि। ध्यान रखिएगा, ये है गुण संधि जहाँ पर बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाते हैं? ओ बन जाते हैं। ठीक है, इसका ए ओ या फिर अर हो जाता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ए सत्य का आग्रह, बी सत्य के लिए आग्रह, सी सत्य के आग्रह, या फिर डी ऑप्शन सत्य में आग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में इसका लोप हुआ है। किसका लोप हुआ है? ए वाचक शब्द का, बी उपमेय का, सी उपमान का, या डी समान धर्म का। तो किसका लोप हुआ है इसमें जो लोप हुआ है वो वाचक शब्द का लोप हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। और वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द वो होते हैं जो उपमेय और उपमान में समता प्रकट करते हैं। ठीक है, वही वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि सम है, सो है, इति, ये इस टाइप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ए 1908 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी है 1906 में, या डी 1911 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। ठीक है, और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ए ईटानगर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कोहिमा, या डी आइजोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आइजोल। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईटानगर की, तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अगर पूछा जाए ईटानगर कहाँ की राजधानी है तो है ये अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो ये कहाँ की राजधानी है? ये अंडमान निकोबार की राजधानी। और कोहिमा कहाँ की है? ये है नागालैंड की। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होगी? देखिए, पहली इकाई बाइट से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहली कौन सी हो गई? बाइट। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? किलोबाइट, है ना, किलोबाइट हो गई। और तीसरी मेगाबाइट, और फिर चौथी गीगाबाइट। ठीक है, और तो अगर प्रश्न अनुसार अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन सी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइट तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। बाइट के बाद किलोबाइट आई है, तो किलोबाइट यहाँ पर न्यूनतम इकाई हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी सिख धर्म से, या डी ऑप्शन बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से, ठीक है। हीनयान तथा महायान जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर पूछ लिया जाए जो इसके प्रवर्तक है ना वो कौन है, वो गौतम बुद्ध हैं। और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में, ठीक है, कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी वन है वहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व पद्धति सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी? ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सी है महालवाड़ी बंदोबस्त, और डी ऑप्शन इस्तमरारी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? ए ट्रिप्सिन, बी थ्रोम्बिन, सी रेनिन, या डी ऑप्शन एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो है ना वो खून का तक्का जमने में सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? ए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, इन्हीं दोनों में इसकी अपील की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ए केरल तमिलनाडु को, बी कर्नाटक और केरल को, सी ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु को, डी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। पालघाट जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है, वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो ए है 1 को, बी 2, या सी ऑप्शन 5, या डी ऑप्शन 12। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जी, 1 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, 1 को। अगला प्रश्न है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो है ना किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 333 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो राज्यपाल हैं वो राज्य विधानसभा में एक आंग्लीय भारतीय समुदाय सदस्य को नियुक्त कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर से, ठीक है। आईसी चिपों का निर्माण जो है वो सेमीकंडक्टर से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो आईसी चिप होती है क्या होती है, सिलिकॉन चिप, इसको कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, बताइए। ए चकबंदी योजना, इसकी स्थापना वर्ष क्या होना चाहिए, बी और सी। आप देखिए इसका राइट आंसर बताइए कि ये क्या है जी। बी है जिला गेजेटियर 1975, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद 1881, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा जो है वो स्थापना युग में जो है वो सुमेलित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है यहाँ पे। चकबंदी योजना जो है ना 1954 में स्थापना इसकी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संसद में सम्मिलित है? ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी केरल राज्यसभा, या डी ऑप्शन केवल लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइए जल्दी से। जी, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? जी, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी तमिल, या डी ऑप्शन कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। ठीक है, बांग्ला जो है ना दूसरी भारतीय भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? ए जेंथोफिल के द्वारा, बी राइबोफ्लेविन के द्वारा, या फिर सी ऑप्शन राइबोल्यूस के द्वारा, या फिर डी कैरोटीन के द्वारा। तो गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बताइए आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी, जो उसमें कैरोटीन उपस्थित होती है ना उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से, या डी शतरंज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। ए हॉकी, रंगास्वामी जो कप है ना वो हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल लैंड निम्नलिखित में से बना होता है? कास्ट कोयला का, बी ग्रेफाइट का, सी काजल का, या फिर डी ऑप्शन लेड ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी। जी, ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का ही एक अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, या उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, या सी ऑप्शन शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? ए दक्षिण से उत्तर, बी पश्चिम से पूर्व, सी पूर्व से पश्चिम, या डी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। जी, ये जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और समुद्र में ज्वार भाटा भी इसी कारण ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल निम्न में से किसने दिया है? ए मेडल ने, बी मार्गन ने, सी हरगोविंद खुराना ने, या डी ऑप्शन वाटसन और किर्क ने। तो अगला तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए। जी, ऑप्शन नंबर डी वाटसन और किर्क ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी पता होना चाहिए, लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? और महाराष्ट्र और राजस्थान की राजधानी भी आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से, क्योंकि ये कॉमन सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी पूछा गया था कि बड़ा राज्य कौन सा है, अब पूछा गया है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसमें आपका क्या सही उत्तर होगा? गोवा, सिक्किम, मेघालय या नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोवा।
गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। मतलब आपके लेफ़्ट साइड में राज्य दे रखे हैं और राइट साइड में आपको क्या दे रखी हैं, राजधानियाँ दे रखी हैं। ओके, और इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सही है, वो आपको बताना है। नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड रांची। झारखंड रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल नहीं है, देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है दोस्तों बिलासपुर नहीं है, और नागालैंड की शिलोंग नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर भी एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शहर दे रखे हैं या राजधानियाँ दे रखी हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला और नागालैंड शिलोंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा अगरतला। ओके, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ओके, तो ये वाला जो आंसर है वो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? पहले ये समझ लेते हैं कि संरक्षित राज्य क्या होता है। आज़ादी से पहले जिन राज्यों में राजाओं का शासन हुआ करता था वो संरक्षित राज्य होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। मेघालय में दोस्तों पहले जो था वो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है सिक्किम है दोस्तों। गलती से मैंने मेघालय बोल दिया, सिक्किम है आपका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर सिक्किम है। सिक्किम में पहले राजाओं का शासन होता था। ठीक है, 1947 से पहले, और जब ये भारत का हिस्सा बना तो यहाँ पर राजाओं का शासन ख़त्म हो गया, इसीलिए इसको संरक्षित राज्य कहा जाता है। और 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये पूर्ण राज्य नहीं था 1975 से पहले। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर्स की बात करें अगर दोस्तों, तो अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो राइट साइड में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको 7 प्रदेश एक साथ एक बंच में नज़र आते हैं, गुच्छे में नज़र आते हैं। इसमें कई सारे आपका अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, अगरतला है, मेघालय है, सिक्किम है। ओके, इस तरह के 7 राज्य हैं वहाँ पर। ठीक है सर, तो उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। उसका राइट आंसर है त्रिपुरा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है राज्य और एक तरफ दे रखे हैं उनके शहर दे रखे हैं। ठीक है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमेलित नहीं है इसमें दे रखा है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, सही है। माउंट आबू राजस्थान में, ये भी सही है। और आपका सी वाला ऑप्शन भी सही है, और डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। शिमला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ पर रूल करता है। जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश बिहार में होता है कि यहाँ की अलग विधानसभा होती है और यहाँ की एक राज्य सरकार होती है। ठीक है, और राज्य सरकार में केंद्र सरकार का सीधा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो अपने फैसले लेते हैं। ठीक है, अपने कानून भी बनाते हैं। पर वहाँ पर क्या होता है, सीधा जो वहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का शासन चलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको चंडीगढ़, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र है। ओके, और यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट भी है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इसको, ठीक है। तो दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, इसका राइट आंसर है दोस्तों सातवां स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर भारत आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा देश कौन है, वो रूस है और सातवें नंबर पे हमारा देश आता है, ठीक है। यूएसए तीसरे नंबर पे आता है और चाइना चौथे नंबर पे आता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी, पॉइंट कैलीमर, इंदिरा पॉइंट या कोवलम? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ठीक है, पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। राइट आंसर है इसका पटना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। उसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा में। सूर्य मंदिर को, जिसका यहाँ पर बताया गया, सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है या ये सूर्य देवता का मंदिर है, ठीक है। कोणार्क मंदिर भी कहा जाता है और ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और 1984 में 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे पीछे है? ये आपका इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत दे रखे हैं, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यहाँ पर जो ज़िले दे रखे हैं वो उनमें से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों किन्नौर, चंबा, कुल्लू या सिरमौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। ये हिमाचल प्रदेश में और इसकी सीमा चाइना से लगती है, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम सीधी किरणें, ठीक है, एकदम सीधी किरणें नहीं मिलती। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जब उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर जैसे कि साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है या इसके आसपास का भी इलाका है, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और गर्मी कम होती है। और श्रीनगर में जैसा आप जानते हो कि गर्मी उत्तर भारत की तरह नहीं होती है, यहाँ पर गर्मी इनके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल, मिज़ोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? सेम क्वेश्चन है, बस आपके ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं इसमें, ओके। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। मेघालय की सीमा जो है वो आपके म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, कमेंट में बताइए मुझे।
म्यांमार का पुराना नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताइए। और आजकल आप जानते हैं कि म्यांमार में जो सत्ता थी उसको मिलिट्री शासन द्वारा हटा दिया गया है और वहाँ पर अभी मिलिट्री रूल चल रहा है, ठीक है। और जो पहले सत्ता पर काबिज थी उनका नाम भी बताइए, उनका नाम क्या था, आप कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? ओके, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। और चीन यहाँ पर अपना जो है एक पैतृक दावा भी करता है कि पुराने ज़माने में कभी को ये चीन का हिस्सा हुआ करता था। चीन जो है यहाँ पर अपना दावा करता है कि ये जो है हमारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप क्लास को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपकी बहुत संभावना है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे रखे हुए। हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक से पुडुचेरी की सीमा नहीं मिलती है, ठीक है। राइट आंसर इसका कर्नाटक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और साथ में कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है, ये मुझे कमेंट में ज़रा बताइए। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? तो हमें बताना है कि हमारा जो भारत है वो पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 9 गुना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 गुना बड़ा है भारत हमारा, ओके। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास, मैकमोहन रेखा के पास, भारत म्यांमार सीमा पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के पास जो है भारत पाकिस्तान सीमा, जहाँ पर कच्छ ऑफ एंड रन का जो कच्छ है वहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लगाइए। तो देखिए आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए भारत का मैप, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर सिटीज़ दे रखी हैं, सोचिए कि पहले सिटीज़ कौन सी आती हैं, यानी कि कश्मीर के साइड से शुरू करिए और कन्याकुमारी तक इसको लेकर आइए, ठीक है। सोचते जाइए पहले कौन सी आएगी। अब आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आएगा आपका भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा हैदराबाद, फिर आपका आएगा चेन्नई, फिर आपका आएगा कोचिन। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इनोवेटिव क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको किताबों में मिलते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे बैठ के तो ये सब एक इनोवेटिव क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर अपने दिमाग से बना के डालता है। इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको पता ही नहीं है कि भुवनेश्वर किस राज्य में है या हैदराबाद या कोचिन किस राज्य में है, तो आप थोड़ी लगा पाओगे। इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज पहले से स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जनरल नॉलेज अपनी स्ट्रांग करनी है तो आप हमारे क्लास को देखते रहिए। यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी जनरल नॉलेज पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा जनरल नॉलेज को याद करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। बस सुबह सुबह उठकर हमारा वीडियो देख लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान तथा निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल के साथ है, चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है या बांग्लादेश के साथ है?
उसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की बहुत लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है भारत की। ओके, ठीक है। तो पहले नंबर पर भारत के साथ है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ में। ठीक है, तो अगर कोई पूछेंगे दूसरे नंबर पर किसके साथ है सबसे लंबी सीमा, तो आप कह सकते हो चीन के साथ में। ठीक है, और हाँ, बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो आपकी 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है, और चीन के साथ 3488 और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? भारत पाकिस्तान, भारत बर्मा, भारत और श्रीलंका, भारत और अफ़गानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक, सेम क्वेश्चन हो गया दोबारा से। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? ये बताइए दोस्तों, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसको इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो राज्य है आपका वो है बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारा जो आप चैनल देख रहे हैं एग्ज़ाम, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अभी पूछा सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें है, वो बिहार है, और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है ये बताना है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ में लगती है। ओके, और इसकी सीमा म्यांमार के साथ में भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। करीब 20 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, 20 करोड़ का आंकड़ा छूने में बस कुछ ही लाख व्यक्तियों का फ़र्क है, अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट 20 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, ये बताना है आपको। ये है आपका मिज़ोरम, अरुणाचल, सिक्किम, गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। ओके, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सिक्किम है। और सिक्किम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सिक्किम जो था वो एक संरक्षित राज्य था, यानी कि यहाँ पर पहले राजाओं को शासन हुआ करता था, और 1975 में इसको क्या मिला है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है ये दे रखा है आपको। पचासी लाख 11,965। ठीक है, इसके साथ ही आपको नेक्स्ट अगला दे रखा है 38,97,965, 59,26,780, 32,87,263। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 32,87,263।
ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी कि आपका कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से इधर आपका अरुणाचल प्रदेश तक पूरा अगर सारा मिला लेंगे हमारा भारत, तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ राज्यों से संबंधित, ठीक है, तो इसके लिए ये भी है कि आपको मैप रीडिंग भी करना बड़ा ज़रूरी है। आप अक्सर मैप देखते रहा करें कि उत्तर भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं उनके पड़ोसी राज्य क्या हैं, कौन राज्य किससे सीमा साझा करता है और किसके पड़ोस में कौन सा राज्य है, ये सब देखते रहा करें, क्योंकि एग्जामिनर इसमें इनोवेटिव क्वेश्चन बना के पूछ लेता है जो किताबों में नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश, कौन सा सही आंसर होगा? इसका है उत्तर में कौन सा स्थित है, तो बिहार स्थित है। ठीक है, बिहार है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? यानी कि संघ शासित यानी कि जहाँ पर राष्ट्रपति का शासन होता है, ऐसे क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा था। अब सबसे छोटा बताना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जहाँ पर राज्य सरकार भी अपनी होती है और संघ का भी वहाँ पर हस्तक्षेप होता है, नहीं राष्ट्रपति शासन भी होता है। त्रिपुरा नहीं है। लक्षद्वीप में भी है, ठीक है, और पुडुचेरी में भी है, चंडीगढ़ में भी है, और आपका त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा एक अलग राज्य है पूरा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ये शायद रिपीट हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझे कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमाएं हैं? ठीक है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ख़ास ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा, ये देख लो, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? ठीक है, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ सुदूर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांध्र की नई राजधानी क्या है? सीमांध्र जो है ये आपका जो अभी अलग हुआ है आपका तेलंगाना, इसको ही बोलते हैं सीमांध्र। ठीक है, अभी जो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, ठीक है, तो इसकी ही राजधानी जो है वो हाँ हेलो दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको अभी ये जल्दबाजी में थोड़ा गलत बता दिया। एक्चुअली अभी हमारा जो आंध्र प्रदेश था इससे तेलंगाना अलग हुआ है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को ही सीमांध्र कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इसकी नई राजधानी क्या होगी? वो हो जाएगी आपकी अमरावती। पहले हैदराबाद हुआ करती थी,
अब इसकी नई राजधानी जो हो जाएगी वो अमरावती हो जाएगी, और अमरावती का जो विकास है वो सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर किसके द्वारा किया जा रहा है? सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमांध्र, ठीक है, सॉरी अमरावती। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का पोलैंड? ये पूछा जा रहा है कि पोलैंड के जितना बड़ा राज्य हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे राज्य हैं, इनमें से पोलैंड के जितना बड़ा राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये पोलैंड के जितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास आपको दोस्तों रेगुलर दी जाएगी, रेगुलर बेसिस पे दी जाएगी। और जो आपके आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो आपका राज्य सरकार का हो, कहीं का भी हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है? भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है 35, 36, 37 या 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री अक्षांश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय का अंतर कितना है? यानी कि पूर्व और पश्चिम के जो छोर हैं भारत के, उनमें समय का अंतर कितना होता है? ठीक है, यानी कि अगर कोई गुजरात में बैठा है और अरुणाचल में बैठा है, ठीक है, तो उनके समय का फ़र्क कितना आ जाएगा, ये पूछा गया। एक यानी कि 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 घंटा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो गलती से आ गया बी की जगह पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है, सबको पता है ये बात तो, ठीक है। आप भी पता कर लो, आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, अभी बताता हूँ किस किस से मिलती है। बिहार से मिलती है, झारखंड से मिलती है, छत्तीसगढ़ से मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है, हरियाणा से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, और केंद्र शासित दिल्ली से मिलती है। इसकी सबसे ज़्यादा इसकी सीमाएं जो हैं वो साझा होती हैं दूसरे प्रदेशों के साथ में, याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और मिज़ोरम। 28 से 30 अगस्त 1975 मालदीव में, या फिर डी ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? ए चतुर्धनभुज, बी चतुर्धनभुज, सी ऑप्शन है चतुर्धनभुज, या डी ऑप्शन चतुर्धनभुज। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्धनभुज, ठीक है। चतुर्भुज का जो संधि विच्छेद है वो है चतुर्धनभुज। और इसमें कौन सी संधि पाई गई है? कौन सी बताइए जी? इसमें जो है ना विसर्ग संधि है, ठीक है। अब जब आ, छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आता है, ठीक है, स्वर वर्ण जो भी हो, उसके बाद जब विसर्ग हो वो घोष वर्ण हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का वहाँ पर हो जाता है रा, ठीक है, वहाँ पर रा हो जाता है। तो वो रा ऊपर लग गया, आपका हलंत वाला रा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है और यहाँ पर ये रा ऊपर लग गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में बताइए संधि विच्छेद इसका क्या होगा? ए समधन सार, बी सन धन सार, या सी ऑप्शन सन धन सार, या डी ऑप्शन संसाधन रा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
जी बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सम धन सार, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि पाई गई है, तो यहाँ पर जो है वो व्यंजन संधि पाई गई है, ठीक है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? अगर माँ के बाद, ठीक है, ये जो माँ है ना, ये इसके बाद अगर अंतःस्थ व्यंजन जो है यार अलावा या फिर ऊष्म व्यंजन शासा हा, यानी कि यहाँ पे सा आया है, यह है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तब क्या होगा? तब वहाँ पर जो माँ है ये अनुस्वार, ठीक है, ये इसमें बदल जाता है, ठीक है। माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? ए संज्ञा है, बी संबंध बोधक है, सी समुच्चय बोधक है, या डी ऑप्शन क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से आप सभी लोग। जी अत्यंत जो है वो है क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताइए, ए अपदान का, बी करण का, सी संबंध का, या डी ऑप्शन अधिकरण का? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि चोर ने, ठीक है, चोर क्या हो गया? कर्ता, यानी कि कर्ता का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर के लिए भी आया है ना, धन के लिए किस में होता है? के लिए क्या, किसके लिए होता है? ये संप्रदान के लिए होता है, तो संप्रदान भी इसमें आया है। धारदार हथियार से, धारदार हथियार से है ना, तो ये से जो है ना, ये किसके लिए? ये करण के लिए है। करण यानी कि इसका भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फिर गर्दन, ठीक है, गर्दन, व्यवसायी की गर्दन, ये जो की है ना, की क्या है? ये संबंध कारक है, तो यहाँ पर संबंध कारक का भी यूज़ हुआ है। फिर धड़ से अलग कर दी, ठीक है, धड़ से अलग, अलग करना यानी कि अपदान कारक का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? तो ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण, ठीक है, अधिकरण का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला। जी गोपनीय का विलोम शब्द क्या होगा? ए पारदर्शी, बी राज, सी शासकीय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी गोपनीय का जो है विलोम शब्द वो होगा पारदर्शी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिथिल, ठीक है, शिथिल का सही बताइए कि इसका विलोम क्या होगा? ए मृत, बी बलवान, सी चंचल, या डी ऑप्शन जीव? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए। शिथिल का क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी चंचल, ठीक है, शिथिल का चंचल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतियुच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए अति, बी आ, सी ऑप्शन है अत, या डी ऑप्शन अतः? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अति, ठीक है। अति धन उच्च, क्या हुआ? अति उच्च, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? ए अनुज, बी अभ्यागत, सी अपवित्र, या फिर डी ऑप्शन बदनाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दीजिए। जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बदनाम, ठीक है। बद धन नाम, ठीक है, तो क्या हुआ? बदनाम। और इसका मीनिंग क्या होता है? बदनाम का बुरा, ठीक है। बद जो होता है वो बुरे के लिए यूज़ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुरा नाम यानी। चलिए निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण? ए दोहा, बी सोठा, सी चौपाई, या डी ऑप्शन ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सममात्रिक जो छंद है वो है चौपाई, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और इसमें जो है ना प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, बी ऑप्शन कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सी ऑप्शन है कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, या डी ऑप्शन सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी बताइए आप सभी लोग, जल्दी से इसका देने की कोशिश करिए आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी 11 इसका सही आंसर है। ठीक है, सोटा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और अगर हम सम चरणों की बात करते हैं तो कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं सम चरणों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कसौटी शब्द है, ए तत्सम है, बी तद्भव है, सी देशज है, या डी ऑप्शन विदेशज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कसौटी शब्द कैसा है? तद्भव है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष्ट से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? ए विधेय विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी ऑप्शन है विशेष विशेषण, या फिर डी ऑप्शन प्रविशेषण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि हमको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ना, विशेष्ट से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो विशेष विशेषण ही कहलाएगा ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके ए ऑप्शन है तोते उड़ गए, बी छक्के छूट गए, सी दिन फिर गए, या फिर डी ऑप्शन दिन पक गए। तो भाई 5 लाख की लॉटरी लगेगी तो क्या होगा भाई? उसके दिन फिर जाएंगे ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, दिन फिर गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक दिए थे, क्या दिए थे? ए आज्ञा, बी अधिकार, सी उपदेश, या डी ऑप्शन निर्देश। तो उन्होंने हमें कुछ आवश्यक क्या दिए थे? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्देश। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? ए कितने, बी कैसा, सी कितना, या फिर डी ऑप्शन किस। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैसा। ठीक है, जैसे कि कौन कैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्काम का संधि विच्छेद है, ए निस धन काम, बी नित धन काम, सी निश धन काम, या डी ऑप्शन नी धन काम। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नी धन काम। ठीक है, और यहाँ पर किस संधि का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर विसर्ग संधि। ठीक है, ये जो है उदाहरण वो है विसर्ग संधि का उदाहरण। और ये जो है ना, अगर विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पूर्व अगर छोटी ई और बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या होता है? और उसके बाद में का वर्ग हो तो विसर्ग जो होता है वो किस में बदल जाता है? वो शा में बदल जाता है। ठीक है, मतलब पहले छोटी ई है, बड़ी ई की आवाज़ आ रही है, फिर का वर्ग का, यानी कि का ख ग घ जो भी हो वो का वर्ग हो, और इधर जो है ना विसर्ग से पहले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो वहाँ पर किस में बदल जाता है विसर्ग? हमारा शा में बदल जाता है। तो निष्काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो निष्काम का संधि विच्छेद जो हुआ वो क्या हुआ? निधन काम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में से किस संवत पर आधारित है? ए है विक्रम संवत, बी है गुप्त संवत, सी है शक संवत, या फिर डी ऑप्शन हिजरी संवत। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शक संवत। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। और इसको किसने चलाया था? इसको कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, और भारत सरकार द्वारा इसे ही अब प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर घटता क्रम क्या है? ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, या बी ऑप्शन पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति, या सी ऑप्शन शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, या डी ऑप्शन बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। ठीक है, ग्रहों का उनके आकार के आधार पर घटता क्रम ये है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? ए रिजर्व बैंक, बी इंडियन बैंक, सी सेंट्रल बैंक या डी ऑप्शन स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक जो है ना वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इस बैंक का आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1949। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय श्रेणी का प्रक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? ए वीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी महावीर चक्र या डी ऑप्शन परमवीर चक्र। तो द्वितीय श्रेणी का प्रक्रम पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ना वो द्वितीय श्रेणी का प्रक्रम पुरस्कार है। और ये कब दिया जाता है? ये युद्ध के समय जब वीरता का पदक है ये तब दिया जाता है। ठीक है, युद्ध के समय वीरता का ये पदक है। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र की तो ये क्या है? ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, जो कि युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस हेतु दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ए खुशवंत सिंह ने, बी आर के नारायण ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या डी ऑप्शन मुल्कराज आनंद ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? ए कूलॉम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ऑप्शन वाट। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं क्या? ए न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं ट्रिलिट्रॉन या डी ऑप्शन प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? ए है 9 डिग्री 5 और 40 डिग्री 5 या फिर बी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 या सी ऑप्शन 6 डिग्री 5 और 37 डिग्री 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए मीरा कुमार, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू या डी ऑप्शन एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? ए रंगभेद के विरुद्ध, बी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, सी ऑप्शन है श्रमिक या फिर डी ऑप्शन सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंगभेद के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए जहांगीर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने या डी ऑप्शन बहादुर शाह जफर ने। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और अगर हम बात करें कि लाल किले का, तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और आगरे में जो
मोती मस्जिद है ना, उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। और दिल्ली वाली का, दिल्ली में के लाल किले में जो स्थित है मोती मस्जिद, उसका औरंगजेब ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्प का विष मानव शरीर के लिए किस अंग को मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय को, बी तंत्रिका तंत्र को, सी ऑप्शन है श्वसन तंत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, और इसी वजह से जो सांप का विष होता है ना, वो बहुत तेज़ी से शरीर में फैल जाता है। और अगर बात करें कि सांप के कहाँ विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो सांप के ऊपरी जबड़े में जो है ना विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए विवाहित महिलाओं का संपत्ति अधिनियम 1874, बी ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1959, या सी ऑप्शन भारतीय तलाक अधिनियम सन 1869, या फिर विशेष विवाह अधिनियम 1872। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1959। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4, बी 6, सी ऑप्शन है 5, या डी ऑप्शन 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष रहता है। ठीक है, और राज्यसभा भारतीय शासन का उच्च एवं कैसा स्थायी सदन है, और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा सदस्य की आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? 30 वर्ष। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य की आयु, तो वो होना चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला वर्ष। निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, या डी ऑप्शन कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश है ना, इसकी राज्य की सीमा 8 राज्यों एवं एक जो है ना केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए वायलिन से, बी शहनाई से, सी सितार से, या डी ऑप्शन वीणा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी, सितार। ठीक है, पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर बी ऑप्शन कन्वर्टेड नेचुरल गैस, या सी ऑप्शन कंडक्ट नेचुरल गैस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी विशाखापत्तनम में, या फिर डी चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 5, सी 11, या डी ऑप्शन 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो है 5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? ए प्रकाश का ध्रुवण, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या सी ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन, या फिर डी ऑप्शन प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं?
ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, या फिर ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, या डी ऑप्शन ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, उसी को कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, अगला है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? 1508 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, या फिर 1509 ईस्वी में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधा किस अंग के द्वारा श्वास लेता है? ए जड़, बी पत्तियां, सी फूल, या डी ऑप्शन तना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, पौधा जो है ना किस अंग के द्वारा सांस लेता है? बी पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पत्तियों के द्वारा वो सांस लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में गोनोरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? ए कवक के द्वारा, बी जीवाणु के द्वारा, सी एंट अबीमा के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन विषाणु के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के द्वारा। मनुष्यों में जो गोनोरिया नामक रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है, वो गुण क्या कहलाता है जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है? ए अपर रूपता, बी है समस्थानिक, या फिर सी ऑप्शन बहुलक, या फिर ये सभी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपर रूपता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना वो कौन था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, या डी ऑप्शन सत्येंद्र नाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने वो हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? ए प्राकृत भाषा में, बी अरेमेइक में, या फिर सी पाली में, या डी ऑप्शन संस्कृत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली में। ठीक है, आरंभिक जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और दीपवंश और महावंश दो पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन कहाँ मिलता है तो वो होगा जातक ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना वो महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी? ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, बी ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर डी ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? ए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बी शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? ए वाहन कर, बी भूमि कर, सी संपत्ति कर, या डी भवन कर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है ना वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। अगला है, घुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ए पूर्वांचल का, बी अवध का, सी बुंदेलखंड का, या डी ऑप्शन ब्रज का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग जल्दी से? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का। ठीक है, घुरिया लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य क्या है? ए तमिलनाडु है, केरल है, हरियाणा है, या फिर डी ऑप्शन पंजाब है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक, अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 जून को, बी 8 मार्च को, सी 4 जून को या डी ऑप्शन 5 जून को। तो इसका राइट आंसर बताइए। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है सोशल नेटवर्किंग के जरिए बच्चों और महिलाओं को तंग करना यानी कि अश्लील अथवा धमकाने वाले संदेश भेजना आईटी संशोधन अधिनियम 2009 को किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? ए धारा 66A के तहत, बी धारा 70B के तहत, सी ऑप्शन है धारा 66B के तहत या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा 66A के तहत। ठीक है। अगला है मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार सदस्यों की सेवावधि कितने वर्ष होगी? ए पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, बी ऑप्शन है पद ग्रहण की तारीख से 7 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, सी ऑप्शन है पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक अथवा 60 वर्ष आयु तक जो पहले हो, या डी ऑप्शन पद ग्रहण की तारीख से 4 वर्ष अथवा 62 वर्ष आयु तक जो पहले हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष आयु तक जो पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो जाए वो होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी है भारत का वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। जी, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए। ए समय की बचत, बी कार्यों में सहजता, सी सुविधापूर्ण जीवन का विकास या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव ये सभी है, समय की बचत, कार्यों में सहजता, सुविधापूर्ण जीवन का विकास। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? सर ए है सन 1946 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 2016 में या डी ऑप्शन 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी 1999 ईस्वी में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई। अगला है मेची नदी जल परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ए भारत और चीन की, भारत और नेपाल की, भारत और भूटान की या फिर भारत और श्रीलंका की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल की। ठीक है, मेची नदी जल परियोजना जो है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है।